हाय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है, यानी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लगे हाथ हम वैद्युत बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें अंतर भी देखेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगी उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आज का इस चैप्टर का आखिरी वीडियोज़ होगा। उसके बाद हम कल से आपको चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियोज़ में आपसे डिस्कस किया था कूलम का जो लॉ था, नियम था, उसके बारे में। और हमने डिस्कस किया था कि यदि दो आवेशित गोली चालक हैं, उन्हें हम स्पर्श कराकर कुछ दूरी पर पुनः यदि रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल है और जो नया वाला आवेश होगा वो कितना होगा। ये सब चीज़ें हम आपको पिछले वीडियोज़ में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम केवल और केवल दो टॉपिक पर बातचीत करेंगे। कूलम का नियम का जो वेक्टर फॉर्म होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो डिफरेंस होगा और जो इक्वालिटी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ नोट या कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि यदि हमारे पास कोई भी पदार्थ है जिसके पास मास है, यदि उसमें मास बोले तो द्रव्यमान है, तो हमने आपको जो वैद्युत बल और गुरुत्व बल में अंतर लिखवाया था, आवेश और द्रव्यमान में जब डिफरेंसेस की बात हमने किया था, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ आपको लिखाया था कि कोई भी यदि पदार्थ आपके पास है, कोई भी पदार्थ है, तो उसमें मास पक्का होता है, यानी द्रव्यमान अवश्य होता है। बिना द्रव्यमान के कोई भी वस्तु संभव है ही नहीं। तो यदि उसमें द्रव्यमान उपस्थित है तो आवेश भी उपस्थित है। ये बात हमने डिफरेंसेस में आपको लिखवाया था। तो नोट में हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि यदि कोई भी चीज़ है जिसमें मास है तो उसमें आवेश भी होगा। तो इस बात का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल के साथ साथ उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए नोट में हम कुछ बातें लिखते हैं। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव ही नहीं है। आवेश संभव ही नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? अर्थात में आपको कहते हैं, इस बात का मतलब बताते हैं। अर्थात गुरुत्व बल के साथ साथ वस्तु पर वैद्युत बल भी कार्य करता है। कहेंगे ये अर्थात में ये क्या लिख दिए? गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ वस्तु पर वैद्युत बल भी कार्य करेगा। बात समझिए, हमने कहा कि जो भी चीज़ें हैं यदि उसमें मास है, फॉर एग्जांपल के लिए हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हम दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और यदि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का मास कुछ न कुछ तो होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻³ फर्स्ट किलोग्राम होता है ना। यानी इस इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास तो होगा करेगा। ये बात तो आपको पता है। यानी इलेक्ट्रॉन का यदि मास है तो हमने अभी लिखा था कि जिन पदार्थों में द्रव्यमान होगा उनके बीच यदि द्रव्यमान है तो वहाँ पर जो न्यूटन का नियम है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो मास यदि ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो पार्टिकल हैं जिनके अंदर द्रव्यमान है या जिनके बीच द्रव्यमान, दो पदार्थों के बीच यदि द्रव्यमान रखा गया है या द्रव्यमान उपस्थित है, तो उनके बीच न्यूटन के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा। ये आपने 9 में पढ़ा होगा कि दो पिंड यदि कहीं पे भी रखे गए हैं ब्रह्मांड में कहीं पर भी, तो उनके बीच न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो अप्लाई वहाँ पे हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम लगेगा।
तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है, इनके मासेज यदि आपको ज्ञात है, पता भी है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही। अच्छा, अभी बताया कि यदि मास उपस्थित है तो उसमें चार्ज भी होगा, और यदि चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहाँ पे कूलम लॉ भी लग जाएगा। अप्लाई होगा कि नहीं कूलम लॉ? कूलम लॉ जाहिर सी बात है अप्लाई हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और क्या लगेगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, Fg। क्यों? क्योंकि इसका मास भी है, और मास प्रेजेंट है तो इसमें पक्का चार्ज भी है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। लाइक इस पर भी मास है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और लगे हाथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। मान लीजिए इन दोनों चार्जेस को, या जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें हम r डिस्टेंस पर प्लेस किए हैं, इन वैक्यूम में मान लीजिए, या फिर फ्री स्पेस में मान लीजिए, या फिर एयर में मान लीजिए, ठीक है, निर्वात में मान लीजिए। अच्छा, तो इनके बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये हम आपको शो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe से लिख देंगे, वैद्युत बल को आप समझिएगा। तो यहाँ पे कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, और दूसरे वाले पर भी होगा E अपान बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी R का स्क्वायर। अब इस पूरे डाटा को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक डाटा मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आपको याद है, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ है इसका वैल्यू। और ये जो E है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। लाइक दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम अपान बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आप हल कर सकते हैं, तो यहाँ से एक डाटा मिलेगा आपको, 16 का 16 में करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 9 × 16 का स्क्वायरिंग 256, दशमलव लगा देंगे 2 स्थानों पर, और 19 में से आप 9 को घटा दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे आपका 10, और 10 में 19 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। 10 पे खाते कितना, -29 अपान कितना, R का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स आपने निकाल लिया है। अब इन्हीं दोनों के बीच आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालिए। Fg से लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, निकालेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। फार्मूला होता है हमारे पास F = G m1m2/r²। ये क्लास 9th में आपने फार्मूला पढ़ के आया होगा, और क्लास 11th में भी आप इस फार्मूले को पढ़े हैं। तो F = G m1m2/r² है। इसको सिंपली आप डाटा रखिए, कैपिटल G का मान आपको पता है 6.67 × 10⁻11, 6.67 × 10⁻11 कैपिटल। तो सुविधा के लिए ऊपर लिख देते हैं चीज़ें आपको। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कूलम के नियम के, सॉरी न्यूटन के नियम के हिसाब से F = G m1m2/r²। यहाँ से आपको पता है कैपिटल G का जो वैल्यू होता है वो 6.67 × 10⁻11, और मास, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31। हम अपनी सुविधा के लिए इसे 9 × 10⁻31 लिख देते हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों का मास इतना ही होगा अपान बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो Fg का जो डाटा आपको मिलेगा वो आ जाएगा 6.67 इंटू 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 का 9 में करेंगे 81 हो जाएगा, गुणे घातों का हिसाब कर लीजिए। तो 31 में 31 को जोड़ेंगे 62 हो जाएगा, और 62 में यदि आप 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62 और 1 63, 10 73, 10 पे खाते कितना 73 अपान कितना r²। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना बना लीजिए, 2 बना लीजिए, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए। ये हम किस लिए कर रहे हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, तो इन दोनों की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा फोर्स बड़ा होता है और कितना गुना होता है, कितना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है, चलिए इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे इस डाटा को हम बचा के रखते हैं ताकि हमें अभी भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, भाग दे दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपका है Fe अपान हो जाएगा Fg। Fe का वैल्यू है आपके पास 9 ×
2.56 गुणे 10⁻⁻29 अपान FG का डाटा रखेंगे तो एक 6.67 इंटू 81 इंटू 10⁻⁻73। अच्छा, यहाँ पे R² भी लिख देते हैं, ये छूट रहा है, R² अपान R², बट्टा में R² है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों का जो R² होगा वो कैंसिल हो जाएगा। R² से R² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो कुछ बचा उससे आप गुणा भाग कर लीजिए, तो 9 का गुणा आप यहाँ पे सिंपली कर लीजिए, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, वैसे 9 से 81 कैंसिल हो रहा है तो आप इसे कटा दीजिए, 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब ऊपर यहाँ भी 2 स्थान पे दशमलव है, यहाँ भी 2 स्थान पे दशमलव है, तो इसे आप कह सकते हैं 256। भाई 2 स्थान पे इसमें भी, 2 स्थान पे इसमें, 100 से गुणा करके दशमलव ख़त्म कर दीजिए, गुणे 10⁻⁻29 है और -73 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +73, तो -29 प्लस कितना हो जाएगा 73, एक ही घात पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और 9 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 7 63 को 3, 6 बचेगा, 9 6 54 और 6 60 हो जाएगा, और 9 6 54 और 6 60 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव 2 स्थान पर लगा देंगे तो हमने 100 से गुणा भाग करके डेसिमल समाप्त कर दिया था, तो यहाँ पे कोई डेसिमल वगैरह नहीं आएगा, और 10⁻⁻73 को ऊपर लेके चले गए हैं जो कि +73 हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 256/6003 गुणे, इसको हल कर लीजिए, 13 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से सिंपली 6 बचेगा, 6 में से यदि 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 0 आप इसे दे देंगे तो यह आ जाएगा 2560 बटा के 6003 गुणे 10 पे घाते कितना आ जाएगा 43। अब इसका इसमें आप भाग देंगे तो नियर अबाउट जो भी डाटा आएगा भाग देने पर, इसको यदि हम इग्नोर करें, क्योंकि ये 1 से बहुत बड़ा डाटा नहीं आएगा, 1 से तो कम ही आएगा, आप समझ पा रहे हैं। 6000 का भाग यदि 2500 में आप देंगे तो भाग तो जाएगी नहीं, आप डेसिमल बढ़ाएंगे तो ये 25,000 हो जाएगा, 25,600 हो जाएगा, और 6000 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, लगभग 4 बार, है ना, 4 बार जाएगा, तो साइड इफेक्ट घात पे कोई पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा दिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स होगा यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रखे गए हैं तब, तो हम इसको इग्नोर करते हैं और घात को ही ले लेते हैं। तो Fe का जो वैल्यू Fg के टर्म में आएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो Fe आएगा ये भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में 10 पे घाते कितना 43 इंटू क्या Fg। इस बात से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यदि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को आपने रखा है r डिस्टेंस पर, और उन दोनों के बीच आप इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल रहे हैं और उन्हीं दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 टाइम्स होगा, यानी 10 पे घाते 43 गुना होगा। इस बात का ये मतलब है कि जो हमारा विद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं, ये 10 पे घाते 43 बहुत ज़्यादा है भाई। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आपसे ऑप्शनल में पूछेगा, बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछ लेगा कि यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रखे गए हैं r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और जो विद्युत बल होता है उसमें क्या रिलेशन होता है या क्या संबंध होता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स होता है, तो कितना बताएंगे, 10 पे घाते 43 गुना होता है। कौन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसी तरह 2 और हैं, उनको भी आप याद कर लीजिएगा, वो काम देगा आपको ऑप्शनल में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, उन दोनों को भी आप याद कर लीजिएगा। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, कौन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻39 गुना होता है। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना होता है, 10 पे घाते 39 गुना। कहेंगे यदि मान लीजिए प्रोटॉन प्रोटॉन है तब, तो जो प्रोटॉन यदि आपके पास है तो उसके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो 10 पे घाते 36 गुना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है, आपको हमने एक लेके समझा दिया, इलेक्ट्रॉन। उसी तरह आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस r मान लीजिए, इनका मास भी आपको पता है, इसका भी मास पता है। आप इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालिए, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए, दोनों का भाग दीजिए, देखिए डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कूलम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, जो कूलम लॉ हमारे पास है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो कूलम के नियम का सदिश निरूपण क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं? तो अभी तक जो हमने आपको कूलम के नियम का सूत्र दिया F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², वहाँ से केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड पता करेंगे। जो F का वैल्यू आ रहा है, जो फार्मूला है कूलम का, वो मैग्नीट्यूड का केवल है, ठीक है। और आपको पता है कि बल कैसी राशि है? वेक्टर यानी सदिश है, उसमें दिशा होता कि नहीं होता है। तो हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ना कि यदि बल सदिश राशि है तो उसमें दिशा भी होना चाहिए। तो जो कूलम के नियम का सदिश निरूपण है, इसकी सहायता से हम ये जानेंगे कि दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और उनका डायरेक्शन किधर होगा, वो वेक्टर लॉ हमें बताएगा, ठीक है। आइए समझते हैं वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लॉ को समझने के लिए कुछ चीज़ें हम आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पे विथ ग्राफ की मदद से। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये मान लीजिए प्लस चार्ज है और ये भी आपके पास प्लस चार्ज है। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि यदि प्लस प्लस आवेश हैं तो इनमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। इनमें कैसा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि इसको Q1 चार्ज देते हैं, इसको Q2 चार्ज नाम देते हैं, तो Q2 वाला Q1 वाले को ढकेलेगा इधर की तरफ, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? F12 लिखेंगे। इस बात का ये मतलब है कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर बल लगाया गया है, यानी पहले वाले पर बल लगाया गया किसके द्वारा? दूसरे वाले के द्वारा। ये भी प्रतिकर्षण लगाएगा, Q1 वाला भी तो Q2 को ढकेलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे F21। इस बात का मतलब है कि Q1 आवेश जो है वो Q2 वाले पर पहले बल लगा रहा है, यानी दूसरे वाले पर पहले द्वारा बल लगाया जा रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में। यहाँ प्रतिकर्षण लगेगा। और यदि यहीं पे हम चार्ज का नेचर बदल दें, जैसे माइनस प्लस कर दें, तो आपको पता है इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का। कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का। यदि ये Q1 है और ये Q2 है, तब Q1 वाला Q2 वाले को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। Q1 वाला Q2 को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। यानी यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा कुल मिला के यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स होगा और यहाँ पे जो लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा। अब इस चीज़ को हम ग्राफ की मदद से आपको इसका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि कहीं पर भी स्पेस में, कहीं पर भी स्पेस में, स्पेस का मतलब कहीं स्थान है, कोई स्थान है। अब यहाँ पे दो चार्जेज रखे गए हैं, लाइक Q1 और Q2। Q1 Q2 दो आवेश कहीं पे रखे गए हैं। अब इनका यदि पोजीशन हमें पता करना है, उन आवेशों का स्थिति पता करना है, तो हम कोऑर्डिनेट का सहारा लेते हैं। किसका? निर्देशांक ज्यामिति का सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो Q1 चार्ज है और जो Q2 चार्ज है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष में इसकी जो स्थिति है Q1 आवेश की, हम ये मान लेते हैं कि ये R1 है। कितना है? स्थिति सदिश Q1 का ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर R1। उसी तरह Q2 जो चार्ज है, इसका भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम क्या मान लेते हैं? R2, ठीक है। वेक्टर क्या मान लेते हैं? R2 वेक्टर, जो स्थिति सदिश है किसका? Q2 का। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के सापेक्ष। अच्छा, जब हम कूलम का लॉ निकालेंगे तो हमें पता है कूलम के लॉ से कि F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें चाहती है कूलम के नियम में। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी का भी था पता आपको नहीं है। कहाँ पता लग रहा है दूरी कहाँ है? तो हमें दूरी चाहेगी, इसका मतलब हमें दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी निकालने से पहले हम ये जानते हैं कि यदि ये दोनों जो चार्ज हैं, इनका जो नेचर है यानी जो प्रकृति है, दोनों हम ये मान के चलते हैं कि दोनों धन आवेशित हैं। दोनों जो Q1 Q2 आवेश हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। तो यदि ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो आपको पता है यदि ये धन आवेशित होंगे तो Q2 वाला Q1 वाले को ढकेलेगा इस तरफ, है ना। Q2 वाला Q1 को ढकेलेगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है, तो इसे दूर ढकेलेगा ना, पास थोड़ा बुलाएगा। तो ये 2 वाला 1 वाले पे फोर्स लगाएगा। तो इसे लिखेंगे कैसे फिजिक्स की भाषा में? तो हम ये कहेंगे कि 1 वाले पर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो लिखेंगे F12। ये जो बल लगेगा Q2 द्वारा Q1 पर, उसका नाम होगा F12। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो Q1 मानेगा क्या? Q1 भी नहीं मानेगा भाई, ये भी तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। किधर?
इस तरफ, तो ऐसे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना, तो 1 वाला 2 पे लगाएगा, तो पहले लिखेंगे 2 पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 वाला लगा रहा है, कितना आएगा, F21 फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में दूर होगा, ठीक है। अच्छा, इनके बीच की अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इनके बीच डिस्टेंस हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। यदि हम मानते हैं Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का डिस्टेंस, Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का जो सदिश होगा उसको यदि हम इस कदर माने R12, हमने क्या मान लिया कि Q1 के रिस्पेक्ट में जो Q2 होगा उसका जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को यदि हम R12 मानते हैं, चलिए इसका नाम हम A दे देते हैं और इसका नाम B दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस डिस्टेंस को R12 कह देंगे, और यदि हम ऐसे माने कि नहीं Q2 से Q1 की डिस्टेंस आप बताइए, Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 की डिस्टेंस बताइए, दूरी क्या है, तो ये आपका हो सकता है, इसको हम R21 कह सकते हैं। क्या कहेंगे, 2 वाला 1, 2 से 1 ले लेंगे, है ना, जहाँ से मेज़र किया जाएगा, जैसे 2 वाला चार्ज है तो 2 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, यहाँ लिखेंगे R21। यहाँ 1 2 क्यों लिखा, तो पहले वाले आवेश से दूसरे वाले आवेश तक की दूरी को हम R12 दिखा देंगे, ठीक है। अब समझिएगा बात, इतना सारा डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वेक्टर लॉ को, समझिए। इस चीज़ को इरेज करते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ मान लेंगे कि माना 2 स्थिर बिंदु आवेश, 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है, कामा निर्वात में स्थित हैं या फिर वायु में स्थित हैं, निर्वात में स्थित हैं। समझ पा रहे हैं, हमने क्या लिखा, मान लिया कि 2 आवेश हमारे हैं, बिंदु आवेश हैं, क्योंकि कूलम का लॉ पॉइंट चार्ज पे ही लागू होगा। Q1 आवेश और Q2 आवेश 2 हो गए बिंदु आवेश, और ये स्थिर है। इनका स्थिति सदिश मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष जो दूरियां हैं वो R1 और R2 है। अब हम ये पता करेंगे कि AB दिशा में जो डिस्टेंस है इसका स्थिति सदिश निकालेंगे। किसका, AB का स्थिति सदिश, क्योंकि हम Q1 और Q2 के बीच का जब डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हम Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हैं या Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ से AB का स्थिति सदिश निकालिए। किसका, AB का स्थिति सदिश, यानी यहाँ से हम वेक्टर AB पता करना चाहेंगे, यानी Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कितना है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है, आप स्टैटिक्स पढ़े होंगे या क्लास 12th में, अब जब आपको स्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी, स्थिति विज्ञान, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे किसके रिस्पेक्ट में स्थिति सदिश निकालते हैं। तो दूसरे वाले को पहले में से घटा देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो AB को आप क्या लिखेंगे, OB माइनस OA, AB को क्या लिखेंगे, OB माइनस OA। दूसरे में से घटाते हैं, लेकिन किसका रिस्पेक्ट लेते हैं, O के सापेक्ष, है ना, जिसको B माइनस A कहेंगे। तो B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, तो B का स्थिति सदिश क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है, O मूल बिंदु के सापेक्ष में, इसको लिख देंगे OB माइनस OA। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो AB आपको दिखाई दे रहा है, AB फिगर में देखिए जो AB दिखाई दे रहा है, AB ये वाला तीर आपको दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू कितना है, वेक्टर R12 है। क्या है, वेक्टर R12। यहाँ से OB कितना है आपके पास, OB कितना है, वेक्टर R2 है, वेक्टर R2 है, माइनस OA कितना है, ये देखिए फिगर में OA कितना है, वेक्टर R1 है। यहाँ से आ जाएगा ये वेक्टर R1 आ जाएगा। अब AB की ही दिशा में हम एकांक सदिश निकाल लेते हैं। AB की दिशा में एकांक सदिश, कहेंगे एकांक सदिश का क्या जरूरत है, तो भाई एकांक सदिश ही वो राशि है जो हमें दिशा का ज्ञान कराती है, क्योंकि बल वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब तक उस बल के मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक बल परफेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि दिशा ही नहीं आ पाएगी, और बल सदिश राशि है तो उसमें दिशा चाहेगा आपको। तो हम निकालते हैं r12 की हित का यूनिट वेक्टर, है ना, अर्थात AB का ही एकांक सदिश निकाल लेते हैं। AB की दिशा में क्या, एकांक सदिश। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, तो इस जो आपने दूरी लिया है उसी के ऊपर आप कैप लगा दीजिए, ठीक है। एकांक सदिश जब वेक्टर चैप्टर हम पढ़ेंगे, वेक्टर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तीसरा, सदिशों का जोड़ घटाना, तो वहाँ पे इसके बारे में बातचीत की जाएगी। हालांकि आप कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे, सदिशों का जो निरूपण है, जोड़ और घटाना, वेक्टर वाला चैप्टर क्लास 11 का तीसरा चैप्टर, वहाँ पे आपको पता होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर r12 कैप, इसे पढ़ेंगे कैप r12, यानी एकांक सदिश है। एकांक सदिश का सूत्र होता है वेक्टर r12 अपान माड ऑफ वेक्टर r12 अपान माड ऑफ वेक्टर r12। ये परिमाण को बताएगा, उन दोनों के बीच जो मैग्नीट्यूड होगा इस दूरी का वो है, और r12 उसका वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप r12 का वैल्यू आपने आसानी से निकाली, यानी एकांक सदिश भी आपको मिल गया और इनके बीच की डिस्टेंस भी आपको पता लग गई है, तो आसानी से अब इन दोनों के बीच फोर्स निकाल सकते हैं। किसके बीच में, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में आप बल निकाल सकते हैं ना। तो आइए इधर बल दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लिखते हैं, निकालिए एफ ए बी, यानी Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। यहाँ लिखते हैं Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, उसे हम एफ ए बी लिख देते हैं, या फिर उस बल का नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, Q1 आवेश Q2 पर जो बल लगा रहा है उसका क्या नाम है, F21। क्या नाम है उसका, F21। तो वेक्टर F21 क्या आएगा, यहाँ से कूलम लॉ आप अप्लाई करिएगा, दो चार्ज आपके पास है तो कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, और दोनों आवेशों का प्रोडक्ट यानी Q1 गुणे Q2 आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 आ जाएगा, अपान बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है r12, वेक्टर क्या, r12। तो यहाँ से लिख देंगे वेक्टर r12 का क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि जो दूरी होगी उसी का क्या लिखेंगे, वर्ग कर देंगे, दूरी का क्या कर देंगे, वर्ग। तो दूरी क्या है, वेक्टर r12, इसका स्क्वायर, और ये तो इसका परिमाण है, वेक्टर का ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। यदि इसी के मैग्नीट्यूड में आप इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दिशा को बता देगा, तो परिमाण और दिशा दोनों आ जाएगा। परिमाण दिशा यदि दोनों आ जाएगा तो राशि कैसी हो जाएगी, सदिश, और बल आपका परफेक्टली क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से इंडिकेट हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो हम इसी के यूनिट वेक्टर से यहाँ गुणा कर देते हैं, किसके, जो r12 वेक्टर आया है, जो वेक्टर r12 कैप आया है, इसके कैप वेक्टर से भी हम गुणा कर देंगे तो ये बल का दिशा भी बता दिया, और ये परिमाण है, परिमाण दिशा दोनों मिल गया तो होगी सदिश राशि। अब इसको आप तोड़िए, इसको आप ब्रेक करिए, देखिए ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह जाएगा Q1 Q2 अपान r12, ठीक है। r12 को हम सुविधा के लिए r मान लेते हैं, ठीक है, r का स्क्वायर, और ये कैप वेक्टर को जब आप तोड़ेंगे, r कैप को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ से आपने उसको निकाला है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r12 वेक्टर अपान r, क्योंकि हम r12 को r मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए आप r12 अपान क्या, r का r में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, r का r में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर क्या बना लीजिए, 1। यदि आप चाहते हैं तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, या r12 को आप यहाँ से पुनः ब्रेक कर सकते हैं। देखिए r12 का वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पे पोजीशन, इसको आप ब्रेक करिए तो आपके पास आएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r क्यूब इंटू ये हो जाएगा आपका r2 माइनस r1 वेक्टर r2 माइनस r1। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको सिंपल समीकरण नंबर क्या बनाइए, 1। अब इसी तरह आप F12 का वैल्यू निकालिए, F12 का वैल्यू निकालने के लिए भी आपको जैसे AB का स्थिति सदिश आपने निकाला था, अब BA का स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, ठीक है, और BA दिशा में ही आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फोर्स निकालना होगा। तो चलिए चीज़ों को थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है, तो इसको हम मिटा देते हैं। चीज़ों को आप नोट कर लिया करिएगा हमारे मिटाने से पहले। चलिए जी, इसको भी मिटा देते हैं।
तो यहाँ से हम पुनः क्या करेंगे, अब बी ए का स्थिति सदिश निकालेंगे। किसका? अभी ए बी का निकाले थे, अब किसका निकालेंगे? बी ए का। तो यहाँ लिखिएगा वेक्टर बी ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे? बी ए का स्थिति सदिश, तो इसे ब्रेक कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? पिछला में से, मतलब दूसरे में से पहला घटा देते हैं। रिस्पेक्ट किसका लेंगे? ओरिजिन का। ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा। हालांकि इसका एक और भी नियम होता है, ट्रेंगल लॉ। ट्रेंगल लॉ के हिसाब से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ओ ए का वैल्यू और बी ए का वैल्यू कितना है? आप देखिए फिगर में, जो बी ए है उसकी जो दूरी है वो कितना है? वेक्टर R21, वेक्टर R21। ओ ए कितना आपके सवाल में दिया है? तो ओ ए जो दिया है वो वेक्टर R1 दिया है। यहाँ लिख दीजिए वेक्टर R1 माइनस ओ बी कितना दिया है? तो वेक्टर R2, इसको लिख दीजिए R2। अब इसी दिशा में, यानी बी ए दिशा में ही आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो कुल मिला के आपको R2 कैप निकालना है, R21 कैप निकालना है। कैसे निकालते हैं? कैप का सूत्र होता है वेक्टर, यदि यहाँ पे n है तो उसका सूत्र होता है वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n। तो यहाँ r है तो वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r होगा। इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर r के नीचे कितना? 21 अपॉन मॉड ऑफ कितना? मॉड ऑफ कितना? R21। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन r, क्योंकि हमने मान लिया है कि इनके बीच की जो दूरी का मैग्नीट्यूड है वो r है। कितना है? r, क्योंकि R21 और R12 आपस में अपोजिट हैं, लेकिन आपस में अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये बात आपको पता है। अब सिंपल आप Q2 चार्ज द्वारा, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल निकालिए आप, है ना, अर्थात आप F12 निकालिए। क्या निकालिए? वेक्टर F12। क्योंकि आपको दूरी भी पता चल गई और यूनिट वेक्टर भी आ गया, तो कूलम लॉ अप्लाई करेंगे। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बीच का डिस्टेंस बी ए जो है वो कितना है? R21 है, R21 है, वेक्टर R21 है। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। और इसी में यदि यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं तो आपको इसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो R21 कैप से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे आप ब्रेक करिए। तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 को आपने R मान लिया है। क्या माना है? R माना है आपने। ये तो परिमाण है ना, तो यार R का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा R21, वेक्टर R21 अपॉन R21 आएगा। क्या आएगा? R21 आएगा। और R21 को हमने क्या मान लिया है? R। क्या मान लिया है? R। तो ये हो जाएगा R, यानी यहाँ से वेक्टर F12 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R मिलके R का क्यूब हो जाएगा। और R21 को आपने यहाँ ब्रेक किया है, क्या? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए? सेकेंड, या इसको सेकेंड मत बनाइए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ से आप देखिए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर F12 इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस से यदि कॉमन लेते हैं, माइनस क्या लेते हैं? कॉमन। तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R3, और ये बन जाएगा R2 वेक्टर माइनस वेक्टर R1। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। पहले वेक्टर का नाम लेते हैं, उसके बाद जो भी रहेगा उसका नाम लेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, ये लिखा क्या है? ये जो चीज़ आ रही है ये क्या है? समीकरण 1 से इसका वैल्यू देखोगे तो ये पूरा का पूरा F21 है। ध्यान से देखो, 1/4πε0 Q1 Q2 by R3, 1/4πε0 Q1 Q2 by R3, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और इसके आगे क्या लगा है? माइनस। तो इसके स्थान पर हम इस डाटा को लिख सकते कि नहीं? वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 सॉरी, क्या लिखेंगे? F21। यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है? ये जो दिखाई दे रहा है ये कूलम का थर्ड लॉ है, सॉरी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो कूलम नियम होता है, जो कूलम का नियम है, वो न्यूटन के तीसरे नियम का, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। देख पा रहे हो ना? जो पहला वाला फोर्स है वो दूसरे वाले फोर्स के बराबर ही मैग्नीट्यूड में आ रहा है, बट दिशा क्या है? विपरीत। माइनस चिन्ह क्या बताता है? दिशा को बताता है। तो यहाँ से
आपसे यदि पूछेगा कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में रिप्रेजेंट करिए, कूलाम के नियम को वेक्टर या सदिश रूप में प्रदर्शित करिए, तो आप ये वाला इक्वेशन भी दिखा सकते हैं, आप ये वाला इक्वेशन भी दिखा सकते हैं। इसको इस तरह से ब्रेक ना करके यहाँ भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है। ये सब के सब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। अच्छा, कूलाम के नियम से यदि कहेगा कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे प्रूफ करिए, कूलाम के नियम से न्यूटन का तृतीय नियम प्रूफ करिए। तो ये देखिए, कूलाम के नियम से हमने न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ कर दिया है, इसका निगमन भी हो गया है, सदिश रूप में रिप्रेजेंटेशन भी हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अच्छा, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो दो निष्कर्ष निकलेगा। पहला कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का यानी क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। दूसरा, जो कूलाम का नियम है वह केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल, अर्थात ये जो फोर्स लग रहा होगा इनको मिलाने वाली लाइन पर ही कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही एक्ट करेगा वो फोर्स। इसीलिए हम कूलाम के लॉ को सेंट्रल फोर्स कहेंगे, केंद्रीय बल कहेंगे। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम समाप्त होता है। अब इसमें एक चीज़ और है, उसे हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराएंगे, और इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल, धुआंधार न्यूमेरिकल कराएंगे। चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, तो कल आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।